तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त रूपेश कुमार आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को लेकर के। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले हम इसके समय के बारे में देखेंगे कि यह किस समय में एग्जिस्ट करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह 2300 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक अपने अस्तित्व में थी, अपने विकसित अवस्था में थी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है कि भारत के इतिहास को जो हम पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी तो खुदाई के दौरान मिलने वाले पहला शहर जो था वो हड़प्पा ही था। इसीलिए सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया गया और सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। अगर हम इस सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व में 4000 वर्ष पहले अवस्थित थी, जिसका लोकेशन जो है वो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। ग्रे कलर का जो एरिया है मैप में दिख रहा है, यही वो एरिया था जिस पे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। वैसे अगर आप इसके विस्तार की बात करें तो इसके विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में महाराष्ट्र तक था और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतको गेंडोर एक जगह है, वहां से लेकर के पूरब में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। और इसकी अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी कुल क्षेत्रफल जो थी वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आगे क्या लिखा है। क्या आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई फैक्ट को देखते हैं। तो अगला जो हमारा फैक्ट है वह सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जितनी भी सभ्यता विकसित हुई थी उसमें सबसे उन्नत अवस्था में जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। आगे है 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। तो दोस्तों 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन का कार्य शुरू किया गया और इसी के दौरान कई शहरें मिली है, जिसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है वो बहुत ही प्राचीन और बहुत प्राचीन और प्रमुख शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण, वैसे तो 200 से अधिक स्थान केवल भारत में और 100 से ऊपर जगह जो है वो पाकिस्तान में खोजा गया है, लेकिन हम केवल उसी जगह को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला शहर जो था, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, वो हड़प्पा था और इसके खोजकर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी और इसकी खोज 1921 में की गई थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था सिंधु सभ्यता का जो था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के हम लोग मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। अगर हम मोहनजोदारो के खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी और इसकी खोज जो की गई थी वो 1922 में की गई थी और वर्तमान में अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है।
चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अगला जो है वो है कालीबंगन। और कालीबंगन की अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो इस कालीबंगन का जो खोजकर्ता थे इसका नाम था अमलानंद घोष। और कालीबंगन की खोज जो है 1953 में किया गया था। और अगर इसकी वर्तमान लोकेशन की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला जो महत्वपूर्ण शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है लोथल। और लोथल की खोज SR राव के द्वारा 1953 में ही किया गया था। और वर्तमान में ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला शहर है बनावली। बनावली की खोज RS वेस्ट के द्वारा 1974 में की गई। और वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो यह हरियाणा में स्थित है। चलिए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल खोजकर्ता और उसकी स्थिति के बारे में पढ़े हैं। वो तो ये सभ्यता जो विकसित हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता, इनके जितने भी शहर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे, या तो सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे ही बसी हुई। तो देखते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित थी और वहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम हड़प्पा को देखेंगे। हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो ये रावी नदी के तट पर स्थित थी। और यहाँ से जो मिलने वाली चीज़ों की बात करें तो यहाँ से एक अन्नागार की प्राप्त हुई है, एक बैलगाड़ी प्राप्त हुई है और बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। दूसरा अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण शहर की बात करें वो थे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। और यहाँ और सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से जो है उनको विशाल स्नानागार की प्राप्ति है, एक अन्नागार की प्राप्त हुई है तथा कांस्य की नर्तकी की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। दोस्तों हम एक बात आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहर की बात होगी तो वो मोहनजोदारो हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन है या सबसे बड़ी शहर कौन है, तो वो हो जाएगा दोस्तों राखीगढ़ी। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर संपूर्ण की बात करेंगे तो मोहनजोदारो हो जाएगी, लेकिन अगर भारत की बात की जाएगी तो वो हो जाएगी राखीगढ़ी। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। अगला जो हमारा शहर है वो है लोथल। लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल के खुदाई के दौरान जो मिला है वो वहाँ पर प्राचीन बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो दुनिया के अन्य देशों के साथ भी होता था और जिसके लिए वो लोग समुद्री रास्ते का उपयोग किया करते थे। उसके अलावा यहाँ से गोदीवारा, चावल की भूसी और अग्नि वेदिका यानी हवन कुंड की प्राप्ति हुई। कहाँ से? लोथल से। अगला जो हमारा शहर है वो है चनहोदरो। चनहोदरो की अगर बात करें तो चनहोदरो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और यहाँ से मनके बनाने की कारखाना है, दुकानें और प्राप्त हुई है। इसके साथ ही यहाँ से एक प्रसिद्ध आकृति प्राप्त हुई है जिसको देख के ऐसा लगता है कि कोई कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर से संबंधित शहर से संबंधित कुछ साक्ष्यों को पढ़ेंगे। कहा जाता है कि यह वीडियो में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन जितनी भी सभ्यता थी उस सभी सभ्यताओं से उन्नत थी।
सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो था वो काफ़ी सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से बसाया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के शहर को बसाने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल किया गया था उसे ग्रिड पद्धति कही जाती है। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को वर्तमान के शहरों के साथ तुलना करें तो किसी भी मामले में सिंधु घाटी सभ्यता की शहर जो थी वो आधुनिक शहर से कम नहीं थी। और इसका साक्ष्य हमें उसके खुदाई के दौरान मिला है, जहाँ चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। सड़कों के किनारे से नाले बनी होती थी, जो मुख्य सड़क के मुख्य नालों से जॉइंट होती थी और वे शहर के सारे पानी को शहर से बाहर जा कर के विसर्जित कर देती थी। तो इससे ये साबित होता है कि वहाँ सीवरेज सिस्टम, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सीवरेज सिस्टम जो है वो बहुत ही उन्नत थी। दूसरी बात थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो घर होता था, वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलता था। अभी के समय में अगर हम देखते हैं तो लोग जब भी घर बनाते हैं तो अपना मुख्य दरवाज़ा है जो है वो मेन रोड की तरफ ही रखता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के में ऐसा नहीं था। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो शहर के ही विकास के क्रम में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे और वहाँ पर जो भवन, मकान इत्यादि बने हुए थे वे उसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की एक विशेषता ये भी थी कि प्रत्येक घर में एक रसोई और एक स्नानागार होता था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सभ्यता के अंतर्गत जो शहर था वो दो भागों में विभाजित था। एक úचले हिस्से में हुआ करता था और उसे सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर दुर्ग का निर्माण कराया जाता था। और एक होता था निचला भाग। तो ये ऊंचेरे शहर के बनावट को और निचले शहर के बनावट को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊंचे स्थान वाले जो घर होते थे उनमें समाज के बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोगों का निवास स्थान होता था। शासक वर्ग कह लीजिए, व्यापारी वर्ग कह लीजिए। लेकिन निचले जगहों पर जो घर बनाए जाते थे या जो भवन बनाए जाते थे तो उसमें मुख्य रूप से मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग इत्यादि रहा करते थे। तो हम चलिए थोड़ा-सा सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान जितने साक्ष्य मिले हैं, उससे ये निर्देशित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु समाज जो था, सिंधु घाटी की जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। यानी कि सत्ता जो होती थी वो स्त्रियों के हाथों में होती थी। घर का प्रधान जो होता था वो महिलाएँ ही होती थी। और ऐसा इसलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है जो गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान जितनी भी मूर्तियाँ मिली, उसमें सर्वाधिक स्त्रियों की मूर्तियों की प्राप्त होती हुई है। जिससे अतः इससे ये अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। यानी संपत्ति माँ से बेटे को ट्रांसफ़र होता था, ना कि पिता से बेटा को। इसके अलावा इतिहासकारों ने कहा है कि सिंधु घाटी समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था। 4 भागों में बँटा हुआ था, जिसमें विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी आते थे। ठीक है? अगला जो हमारा उम, सवाल में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो काफ़ी शांति प्रिय थे। उसके खुदाई के दौरान किसी भी युद्ध से संबंधित सामग्री की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस आधार पर ये बातें कही गई है। तो हम थोड़ा-सा सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस चीज पर निर्भर थी? तो खुदाई के दौरान जुते हुए खेतों के प्रमाण और एक साथ दो फसलों के बोए जाने के प्रमाण मिलते हैं, जिससे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कृषि पर कृषि कार्य किया करते थे और उनकी अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान थी। इसके अलावा ये लोग व्यापार में भी काफ़ी आगे थे। ये काफ़ी आगे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर काल की बात की जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा माना जाता है। और अगर काल युग की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास होने के साथ ही लोगों के द्वारा कांस्य धातु का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था। कांस्य जो है वो टीन और तांबे को मिला करके तैयार किया जाता है, जिसकी रेशियो 9:1 की रेशियो होती है। तो आगे स्लाइड में है कि अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। इसको हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, शिप या शंख का व्यापार करते थे। समझ में आ गया कि हड़प्पा के जो लोग थे वे धातु, शिप शिप समुद्री जीव होता है, इसके अलावा शंख का जो है वो व्यापार किया करते थे। और व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यापार के लिए धातु मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी कि मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली हम उस प्रणाली को कहते हैं इसके अंतर्गत जब हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है, तो सामने वाले को उसकी जरूरत की चीजें दे करके हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 kg गेहूं है और आपके पास 10 kg चावल एक्स्ट्रा है, और मेरे पास 10 kg एक्स्ट्रा गेहूं है, बट मुझे चीनी चाहिए उसके बदले में। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जिसे चावल की आवश्यकता हो और उसके पास चीनी की अधिकता हो। तो ये जो प्रणाली होती है, यानी वस्तु के बदले में वस्तु से जो चीजें का क्रय विक्रय होता है, तो इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता इतनी उन्नत अवस्था में थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि इस सभ्यता का विनाश हो गया, न ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो इसके संबंध में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मत प्रकट किए। चलिए उस क्या प्रकट कौन कौन सा सिद्धांत दिए, हम सिद्धांत को थोड़ा सा समझते हैं। तो एक सिद्धांत का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो इंडो यूरोपियन यानी आर्य लोगों के आगमन के साथ और उनके द्वारा किए गए हमलों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में नहीं रही और खत्म हो गई। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है वो प्रकृति जन्य है, यानी कि बाढ़, भूकंप इत्यादि के कारण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वनाश हो गया। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। हम लगातार जो है सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद या आप कमेंट में आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, आपको फ्री में पीडीएफ भेज दिया जाएगा।
इस चैनल पर कभी भी किसी से पैसे की डिमांड कभी नहीं की जाएगी। यह चैनल बिल्कुल फ्री है। बस आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं। धन्यवाद।